धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहो धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे त्रिगर्त ने हमला करके मत्स्य देश की गौओं को अपने कब्जे में किया था, जिसको सुनने के बाद विराट नरेश ने आक्रमण की तैयारी की थी। हमने ये भी समझा था कि महाभारत काल में जो कवच कुंडल रथ घोड़े आदि थे, उससे भारतीय सिविलाइजेशन के मेटलर्जिकल एडवांसमेंट के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सारी तैयारियां होने के बाद विराट नरेश की सेना में 8,000 रथी, 1,000 हाथी और 60,000 कैवलरी इकट्ठा हो जाती है। सूरज के ढलते ढलते विराट की सेना त्रिगर्त की सेना को पकड़ लेती है और दोनों सेनाओं के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों सेना के सैनिक एक दूसरे से परस्पर भिड़ने लगते हैं। हाथी पे सवार हुए महावत एक दूसरे पे तीर भालों की वर्षा करते हैं। अंकुशों और तोमरों के पहाड़ से हाथी प्रतिद्वंदी सेना का व्यू तोड़ने लगते हैं। दोनों सेना के आपस भिड़ने की वजह से इतना ज्यादा धूल उड़ने लगता है कि कुछ भी देख पाना असंभव हो जाता है। युधिष्ठिर शेन व्यू या क्रॉन्च व्यू का निर्माण करते हैं, जिसमें स्वयं युधिष्ठिर बीक अर्थात सामने से नेतृत्व करते हैं। उस स्थान को स्पीयर हेड और या कमांड पेनिट्रेशन का पोजीशन भी कहते हैं। विंग्स अर्थात पंखों के स्थान पे नकुल और सहदेव रहते हैं और टेल अर्थात पूंछ के स्थान पे भीमसेन तैनात होकर आक्रमण करते हैं। इस तरीके से युधिष्ठिर 1,000, नकुल और सहदेव 400 और भीमसेन ने 2,000 सैनिकों का वध कर डाला। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि इस व्यू निर्माण के पीछे क्या स्ट्रैटेजी और क्या मंशा रही होगी और क्या स्थिति रही होगी जिससे ये व्यू का निर्माण करना पड़ा। हालांकि यह लिखा नहीं है कि त्रिगर्त की सेना ने किस व्यू का निर्माण किया था, परंतु वो कैटल रेड करके जा रहे थे और गौवें एक निर्धारित पंक्ति में तो चलती नहीं है, तो कदाचित कोई अर्धचंद्रकार जैसा व्यू रहा होगा, जिससे पीछे के सैनिक गौवों को आगे बढ़ा रहे होंगे और साइड के जो सेना है वो कैटल को तितर बितर होने से रोक रही होगी। इस अनुमान के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। इस व्यू से त्रिगर्त को एक एडवांटेज मिलता है कि वो गौवों को दिशा में रखने के साथ साथ दुश्मनों की सेना को पीछे से भी घेर के मार सकते हैं। पांडव अभी छिपे हुए वेशभूषा में ही थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य गाय को छुड़ाना था और वो बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं खींचना चाहते थे, वरना वो कदाचित पहचान लिए जाते। शायद इसी वजह से युधिष्ठिर ने श्वेन व्यू या क्रॉन्च व्यू का निर्माण किया। श्वेन या कॉन्च व्यू की स्पेशलिटी ये होती है कि ये सैन्य बल को एक जगह पर केंद्रित करके शत्रु के व्यू को भेदने में अत्यंत सफल होता है। युधिष्ठिर का बीक की पोजीशन पे होने का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि पूरे व्यू की दिशा और गति को नियंत्रित भी करना था। इसलिए युधिष्ठिर ने प्रथम आघात किया और 1,000 सैनिकों का वध किया। पंख का काम होता है फ्लैंक अटैक अर्थात शत्रु के पार्श्व आक्रमण यानी साइड से आ रहे आक्रमण को रोकना, व्यू की स्थिरता बनाए रखना और चोंच की भी रक्षा करना। इसलिए नकुल और सहदेव को पार्श्व या विंग पोजीशन पे रखा था और उन्होंने 300 या 400 सैनिकों का वध किया वहां से। और जब कोई भी सेना सामने से किसी सेना का व्यू भेजती है तो नेचुरली शत्रु पीछे से घेर के व्यू को तोड़ने का प्रयत्न करता है और शत्रु को आघात पहुंचाने का प्रयत्न करता है। इसलिए पूंछ का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और वो यूजुअली सबसे ताकतवर योद्धा को दिया जाता है। इसलिए कदाचित भीमसेन पूंछ के स्थान पर मौजूद थे और इसी वजह से उन्होंने 2,000 सैनिकों का वध किया। इस पूरे युद्ध में युधिष्ठिर की सोच अत्यंत स्पष्ट थी। उनके सामने 3 लक्ष्य थे: राजा विराट की रक्षा करना, गौवों को वापस प्राप्त करना और युद्ध को शीघ्र समाप्त करना। इसलिए उन्होंने ऐसी युद्ध रचना बनाई जिसमें अग्रभाग शत्रु की पंक्ति को भेद दे, पंख शत्रु के पार्श्व से आने से रोक दे और पूंछ पीछे से आने वाले शत्रु को पूर्णतः नष्ट कर दे। ये एक पेनेट्रेशन स्ट्रैटेजी थी, अर्थात शत्रु की रचना को एक बिंदु पर तोड़ के उसे बिखेर देना। इसी तरीके से युद्ध आरंभ होता है और अलग अलग सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं। क्योंकि युद्ध सूर्यास्त के पश्चात हुआ था, इसलिए थोड़ी ही देर में अंधकार छा गया और धूल उड़ने की वजह से सब कुछ दिखना बंद हो गया।
इस वजह से सेना कुछ देर के लिए जहां थी वहीं रुक जाती है और विश्राम करने लगती है। फिर जैसे ही चंद्रोदय होता है, सेना आपस में परस्पर भिड़ जाती है। यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि वहां के टाइम में भी ये कितना अंडरस्टैंडिंग था कि अभी दिखना बंद हो गया है, तो जो जहां है वहीं रुके रहो, फिर जब दिखेगा उसके बाद हम लड़ाई शुरू करेंगे। थोड़ी ही देर में त्रिगर्त नरेश सुशर्मा ने अपने भाइयों सहित विराट पर एक साथ हमला बोल दिया। सबसे पहले उनकी ध्वजा काटी, जिससे उनकी पोजीशन का पता न चल सके। फिर एक साथ आक्रमण करके उनके रथ, घोड़े, सारथी, रक्षक इत्यादि को मार दिया। विराट को इस तरीके से कॉर्नर करने के बाद सुशर्मा ने बलपूर्वक उन्हें अपने रथ पर पटक दिया। युधिष्ठिर की नजर पड़ते ही उन्होंने भीमसेन को आदेश दिया कि तुरंत विराट नरेश की रक्षा के लिए जाए। भीमसेन ने कहा कि मैं अभी इस विशाल वृक्ष को उखाड़कर उन सब का एक साथ संहार कर देता हूं। इस पर युधिष्ठिर ने भीमसेन को रोका कि अगर उसने ऐसा किया तो इतना असाधारण कारनामा देख के उनका भेद खुल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि तुम मानवों वाले आयुधों का ही प्रयोग करो। भीमसेन ने फिर गदा लेकर शत्रु सेना के दल में कूद पड़े। कई सैकड़ों और हजारों घुड़सवार, रथी और हाथी सवार जो धनुष धारण करके भीम पर आक्रमण कर रहे थे, परंतु भीम ने अत्यंत स्फूर्ति का प्रदर्शन दिखाया। वो एक ही समय पे अनेक जगह प्रतीत होने लगे। अपने अत्यंत स्फूर्ति और बल से उन्होंने एक ही प्रहार से हाथियों को मारना आरंभ किया, जिसकी वजह से अनेकों हाथी समूह बिखरने लगा और अपनी ही सेना पर गिरने लगा। इसी का मौका पाकर भीम ने अपनी गदा के प्रहार आरंभ किया और कई सैकड़ों और हजारों सेना को मौत के घाट उतार दिया। इतने में पांडवों सहित मत्स्य देश की सेना भी युद्ध में आ गई और तीरों की झड़ी लग गई। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने अपनी तीर की बौछार से 1000, 7000, 700 और 300 सैनिकों को मार गिराया। सुशर्मा ने तीर की वर्षा आरंभ की, परंतु भीम ने स्फूर्ति से गदा का प्रहार किया और उसके रथ, घोड़े, सारथी और पृष्ठ रक्षक सबका विनाश करके सुशर्मा को दौड़ के पकड़ लिया और मत्स्य देश को छुड़ा लिया। भीमसेन सुशर्मा को बांधकर युधिष्ठिर और विराट के चरण में पटक देते हैं। युद्ध समाप्त होता है और सुशर्मा हार जाते हैं, परंतु युधिष्ठिर के कहने पर विराट ने सुशर्मा को जीवित छोड़ दिया। मत्स्य नरेश इस पर अत्यधिक प्रसन्न होकर युधिष्ठिर सहित पांडवों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि आज आप लोगों की वजह से मैं जीवित हूं और मेरी विजय हुई है। अब से यह राज्य आप लोगों का है और आप ही इसके राजा हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं और इसका भोग कर सकते हैं। थोड़ी देर के पश्चात विराट अपनी सेना के एक घुड़सवार को आदेश देते हैं कि जाओ और मत्स्य देश में विजय का समाचार सुनाओ। इधर जब सुशर्मा ने आक्रमण किया, उसके एक दिन बाद कौरव सेना ने भी उत्तर दिशा से मत्स्य देश पर चढ़ाई कर दी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विवंशति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुशासन, दुश्शल तथा अन्य महारथी भी दुर्योधन के साथ थे। उन्होंने मत्स्य देश की 60,000 गौओं को हाँक के अपहरण कर लिया। कुछ गौ रक्षक मत्स्य देश आते हैं और विराट के पुत्र भूमिंजय, जिसका नाम उत्तर था, उसको पूरा हाल सुनाते हैं। उत्तर उस समय स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ था। उसने अपने आत्म प्रशंसा में कहा कि मेरे धनुष तो अत्यंत मजबूत है, परंतु मेरा सारथी पहले होने वाले 1 मास के युद्ध में मारा गया था। अर्जुन को समझ आ गया कि उनके अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए वो अत्यंत प्रसन्न होकर द्रौपदी से कहते हैं कि जाके उत्तर से कहो कि यह बृहन्नला स्वयं कुंती पुत्र अर्जुन के कई युद्ध में सारथी रह चुका है। और अर्जुन ऐसा क्यों ना कहते। 13 साल के बाद पहली बार अर्जुन को मौका मिला था अपने पितामह और अपने गुरु का दर्शन करने का। खांडवन को जब अर्जुन ने भस्म किया था तो बृहन्नला ही अर्जुन के रथ की बागडोर संभाली थी। द्रौपदी ऐसा उत्तर को बताती है और कहती है कि आप उसको सारथी बना लीजिए। उत्तर भी उसकी बात सुन के मान जाता है। इधर उत्तर की छोटी बहन उत्तरा आके बृहन्नला से पूरी बात सुनाती है। हालांकि अर्जुन सब जानते थे, लेकिन बृहन्नला के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले तो थोड़ा नाटक किया, फिर अंत में उसके लिए भी वो मान गए। जानबूझकर अपनी हंसी उड़वाने के लिए अर्जुन ने उल्टा कवच धारण किया और फिर गिरा दिया, जिससे देखकर वहां की स्त्रियां उनकी हंसी उड़ाने लगी। ये देखकर उत्तर स्वयं बृहन्नला का कवच उसको पहनाते हैं। इधर जब बृहन्नला और उत्तर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तब महल की स्त्रियों ने बोला कि युद्ध जीतने के उपरांत कौरवों के वस्त्र ले आना। तत्पश्चात बृहन्नला ने
रथ हाँक के उत्तरा को वहां लेके गए जहां पे कौरवों की महासेना गौ को हर कर ले जा रही थी और उनके सामने लाके खड़ा कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे प्रथम युद्ध जो विराट का था। तब तक के लिए इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे प्रश्न अवश्य अवश्य पूछें, मैं उसे दूर करने का कोशिश अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षति।